और मोदी जी इसी पे आप देखेंगे कि वो कितना परिश्रम करते हैं जब बाहर जाते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस उनकी ओर से जो एफर्ट जो लगता है। पर जब अंत में जब कोई भी डिसीजन लेता है कि भारत में मुझे फैक्ट्री बसानी है, रोजगारी बढ़ानी है, तो वो तो राज्य सरकार कोई स्टेट में तो आएंगे वहां। तो हमारी ओर से ये जो जोन्स जो है ये इनकी घोषणा हो चुकी 12 जोन्स के। तो इसमें जो है ये क्योंकि इनकी साइज लोकेशन भी अलग है, इनका साइज भी कुछ अलग है और हर जोन की अपनी खासियत होगी कि कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा अनुकूल होगी, तो उसका जो फिटिंग जो होगा वो वही तय करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आए जो जोन को ही डेवलप करें, तो इसमें भी हम भी करेंगे और हम इसमें भी ओपन है कि बाहर के लोग आए। और अंत में इसकी सक्सेस जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार पूरा मैंने एक किस्म उसकी साझेदारी जो है मैंने सचमुच पॉजिटिव सिंसियर इफेक्टिव पार्टनर बने। और इसीलिए और हम जितना हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं वो देश के लिए अच्छा है कि ये स्टेट जो है जरूर कम्पीट करेंगी। और हम भी चाहते हैं जो हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कि अलग अलग स्टेट सब राज्य सरकार एक दूसरे के साथ जो स्पर्धा जो है वो देश के हित में है कि क्योंकि इसमें सबको एक किस्म से चांस भी मिलता है। पर मैं कहूंगा महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ये सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है भारत में और महाराष्ट्र की दुनिया में छवि भी बनी। और मैंने क्योंकि मैं जब इन्वेस्टर्स से मिलता हूँ उनका बहुत इंटरेस्ट होता है महाराष्ट्र, तो उनके लिए महाराष्ट्र में जो है जो पॉलिसी कंटिन्यूटी प्रेडिक्टेबिलिटी महाराष्ट्र केंद्र सरकार साथ साथ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी महाराष्ट्र आएगा। जो आपका जो विकसित भारत वाला जो प्रश्न या टिप्पणी जो भी आप कहें, देखिए ऐसा है मैंने जरूर कुछ एक गोल्डमैन सैक्स की स्टडी कि जब कि 2075 में दुनिया की स्थिति क्या होगी, अगर वो स्टडी आप ही उसको देखिए, आप उसको गूगल कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि भारत कहां तक पहुंच सकता है, कि संभावना क्या है। पर ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये नहीं होगा कि हम जो है आज हम 5वें नंबर पे जीडीपी के हिसाब से, 10 साल पहले हम 10वें नंबर में थे। अब ये अपने आप नहीं हुआ, इसके लिए मैंने लीडरशिप चाहिए, विजन चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, मेहनत चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, इजियर टू डू बिजनेस चाहिए, इजी टू लिविंग चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो ये सब इसकी संधि जो है ये सब मिलजुल कर हम वहां तक पहुंचते हैं। तो मैं कहूंगा कि एस्पिरेशनल इंडिया के मन में जरूर है कि और ये आत्मविश्वास है कि हम विकसित बन सकते हैं, कि हमारे नसीब में नहीं लिखा कि हम हर समय विकासशील ही रहें, या हम माने छोटी छोटी चीजों में या जो पुराने जो मांगे जो थी, अब एक समय था तो लोगों को लगा कि बहुत बेसिक चीज हमारा हक है। अब जितना वो डिलीवरी हो गया लोगों की एस्पिरेशन भी बढ़ती जाए और ये स्वाभाविक भी है, और मैं कहूँगा एक किस्म से उसकी अपनी जस्टिफिकेशन भी। तो ये एस्पिरेशनल इंडिया को कैसे आगे ले जाएं, उसकी एस्पिरेशंस को हम कैसे मीट करें, ये आज बिल्कुल हमारी सोच है। और मैं कहूंगा कि जो आपको मुझे लगता है आप थोड़े एक किस्म से सरप्राइज के साथ कह रहे हैं, मुझे लगता है एक दिन हाँ हम जरूर पार करें। सर मैं सुचित्रा जी आपको सर जी माइक दीजिए, माइक दे। Maharashtra has been, you're talking about investment in Maharashtra. Opposition has been alleging that Maharashtra has been losing its project to Gujarat, especially when there was opposition government, MUA government for 2.5 years. And second allegation is about no cooperation during their government from the central government, Modi government. Sir,
what do you? I will take 3 questions. सर मैं दिनेश मौर्य इंडिया टीवी से सर कल आपने पुणे में कहा कि एलएसी पर चीन के साथ हुए समझौते का अर्थ ये नहीं है कि सारे मसले सुलझ गए हैं। तो कौन से मसले जिनका सुलझना अब भी बाकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष खासतौर पे ठाकरे सेना जो है उद्धव ठाकरे की, उनका लगातार आरोप होता है कि चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार सच नहीं बता रही है। पहला सवाल ये। दूसरा, इजराइल ने जो ईरान पर जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो प्रिसाइज टारगेटेड अटैक किए, उस पर भारत सरकार की क्या भूमिका है? थैंक यू। Sir, hello sir, Suchitra from ANI. Sir, my first question regarding this, you spoke about the development. आपने कहा कि विकसित भारत के लिए मोदी सरकार के थर्ड टर्म में लगातार हम काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है मुंबई महाराष्ट्र का विकास जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इस पर हाईलाइट कीजिएगा। एंड माय सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टेररिज्म, what strategy has India implemented to counter terrorism and how can this be shared with other nations to foster international cooperation? Kindly reply this. मैं जो आपका पहला I'll take first question and third question together, वो जुड़े हुए सवाल हैं। देखिए जो पहले जो भी प्रोजेक्ट्स जो भी आपके मन में है, जो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टर भी देखता है ना, उसकी अपनी कैलकुलेशन होती, वो तो आपके कहने पे नहीं करेगा, वो तो खुद अपनी असेसमेंट लेगा। तो जब इन्वेस्टर देखता है कि राज्य में कोई परफॉर्मिंग सरकार है तो विश्वास करता है, जब उसको सरकार की एफिशिएंसी पे शक है तो थोड़ा दूरी रहता है। तो जो सफलता होती है उसका कारण होता है। अगर प्रोजेक्ट्स नहीं आए तो आपको देखना चाहिए कि सरकार किसकी थी, क्यों थी, इन्वेस्टर के मन में क्या शक था। तो कभी कभी जब परिणाम मिलते हैं, परिणाम के कारण भी होते हैं, कभी कोई लुढ़क जाता है उसके भी कारण होते हैं। तो ये जो है कहना कि केंद्रीय सरकार का दोष है, मैं कहूंगा कि सबको एक किस्म से अपने मेरिट्स पे भी थोड़ा सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार, मैं देखिए पिछले 10 साल में देखिए, ये नहीं है कि हर प्रोजेक्ट जो है भाजपा के राज्य सरकारों में ही आया, कुछ है जो दूसरी सरकारों में गए। और ये मैं जरूर कहूंगा कि सरकार की, राज्य सरकारों की मेरिट पे लोग जाएंगे और जो जितना राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ अलाइन होगा, इन्वेस्टर को अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, ये तो स्वाभाविक। और जो मैं थोड़ा जंप करता हूं सेकंड और सीधा थर्ड पे आता हूं, तो योर क्वेश्चन, विकसित भारत, महाराष्ट्र, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज कंट्रीब्यूशन विथ महाराष्ट्र। Look, Maharashtra is the most industrialized state of this country. It has a long history of getting foreign investment. As I said, you look at the factories, at the technology, at the research, at the quality of people and the environment. It is all there. But today there are many new possibilities. I will only give you one example because I can talk at length. There is an initiative called IMEC, India Middle East Economic Corridor. Okay, India Middle East Economic Corridor, from India will take a corridor across Arabian Sea to Gulf, through Gulf, Mediterranean to Europe. It is today the most talked about connectivity corridor in the world. Everybody thinks is, because it will in a way go around the Suez Canal. It will have different efficiency because shipping has a big problem nowadays. Where will be the main Indian interface be? State of Maharashtra. Therefore, where will the maximum investment on ports and logistics come? State of Maharashtra. If ports come, what will you need? You will need roads and railways. Where will they come? State of Maharashtra. So, I am giving you this as an example. See, Maharashtra has very strong history. It is very good, very, I would say,
very important geography also because of the sea coast. So today investors are very interested. Even recent meetings we have had, when we had many hundreds of German companies came with German Chancellor this week only. When we were discussing among them, many of them have actually come to Maharashtra. But they will take, at the end of the day, what is in investor's mind? Quality of governance, alignment of center and state, that policies are smoothly implemented on the ground. So I think this will, there is a lot today which Maharashtra can gain from this situation. So I'll come to the second question later. जो इंडिया चाइना योर क्वेश्चन राइट, तो आपका सवाल था कि अभी जो मैंने कहा कि 21 अक्टूबर को जो सहमति जो बनी थी, उस सहमति इस बात पर बनी थी कि दो जगह माने दपसांग और दमचौक जो लद्दाख में सबसे नॉर्थ में है, वहां जो पेट्रोलिंग पे जो पहले जो बाधाएं लगी थी, अब उस पर सहमति बनी है और उस जगह में 2020 की जो पेट्रोलिंग जो थी पहले, हमारी अपेक्षा है कि उसी पेट्रोलिंग की स्थिति में हम लोग वापस जाएंगे। अब आप इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय तो लगेगा, वो स्वाभाविक है। आप पिछले दिनों में रोज देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि घटना रिपोर्टें आ रही हैं, सूचना है कि क्या जो परिवर्तन जो आ रहा है, तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। अब उसके अलावा जो मैंने कहा कि कुछ विषय और भी हैं, ये तो डिसएंगेजमेंट का विषय है, डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग का विषय, जिसका मतलब था कि हमारी सेनाएं जो है एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गई थी और इसमें इसका खतरा होता है, तो लोग जो हैं वो अपने कैंप में वापस गए हैं और जहां पहले पेट्रोलिंग की जो स्थिति जो थी दपसांग और दमचौक में, वो अब वही स्थिति हमारी अपेक्षा है कि वो वापस आएगा। इसके अलावा ये अगला स्तर जो है वो डी एस्केलेशन का मतलब है कि दोनों सेनाएं काफी बड़ी मात्रा में हथियार के साथ उस क्षेत्र में आए हैं, तो वो हम उसको कम नहीं करेंगे जब तक हमें विश्वास नहीं है कि उनके यहाँ भी वो ऐसी डिसीजन हो। तो ये मिलजुल के बात करने से ही होगा, इस पे भी हमें सहमति बनानी होगी। तो अभी जो मैं कहूँगा, हम डिसएंगेजमेंट को इसका कंप्लीशन ये पहला चरण है, इसके बाद डी एस्केलेशन की बात करेंगे और उसके बाद सीमा को कैसे मैनेज करें, क्योंकि पेट्रोलिंग बाद में पेट्रोलिंग होगी, उसको भी उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, अपने रूल्स होते हैं, तो कैसे पेट्रोलिंग स्थिरता के साथ पेट्रोलिंग कैसे करें, उस पर भी बात आगे होगी। तो वो आगे का विषय। जो ईरान इजराइल के बीच में अभी जो घटनाएं हुई हैं, इस पे कल हमारे प्रवक्ता ने एक बयान दिया है, तो मैं कहूंगा उसको आप जरूर देखिएगा। और जो आपका सवाल जो है टेररिज्म के बारे में, देखिए मैं मुंबई में एक किस्म से देश के लिए और मैं कहूंगा दुनिया के ये काउंटर टेररिज्म का सिंबल है, ये शहर। जब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, तो हम जो हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष थे और वो काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हमने पहली बार भारत में की, वो मुंबई शहर में की और हमने उसी होटल में किया जहां आतंकवाद का घटना हुआ था। तो हमारा एक, मैं कहूंगा कि दुनिया जब देखती है कि टेररिज्म के इस चुनौती के सामने who is standing strong, who is standing firm, who is standing clear, people say India. We are today, I would say, leaders in fighting terrorism. So we have to be very clear in this country. जब हम कहते हैं we say zero tolerance of terrorism, that if somebody
does something, there will be a response. We should not have a repeat of what happened in Mumbai, that there was an attack on the city and there was no response. That is not good for us, it is not good for the world. So we are very clear on this, and we also have to expose. It cannot be that daytime you are doing business, nighttime you are terrorists, and I have to pretend everything is okay. This India will not accept it. This is what has changed 10 years ago. So we will expose terrorism, we will publicly take on terrorism. Where we have to act, we will act. We will act after thinking through. So we have a very clear stand on this. Yes, ma'am. So, After that, Sonu Srivastava from PTA and then Hemal Asal from Midday. Yeah, please. sir, I have one question. You've spoken about industries. Now, I've just returned from Chakan in Maharashtra. It's near Pune. And I've also gone to Bhiwandi where you have all these power looms. The situation is so sad. 50% of power looms in Bhiwandi have shut down. They are very upset with the textile policy. In Chakan, you had the biggest automobile industries there, right from Skoda to Hyundai to Bajaj, all kinds of industries there. So the condition of the roads is pathetic. I mean, they're complaining. They've already written to the federation, and Jairam Ramesh has recently tweeted that 50 industries are moving out to Surat because Surat The is same Jairam Ramesh who stops all industries from going in the name of environment, or the different Jairam This Ramesh? is my own personal assessment. I've just gone there, and I can show you the footage of the roads. The traffic has been No, can you come to a question, manually please? restricted. Can you come to a question, or is Now, that the a question is that now your government has been in power in the last 2.5 years. And so you've been talking about governments in power. They have a lot to do. The state governments have a lot to do with the way the investment policies and these things move. So I want to know what is the BJP and the UP Sarkar doing, and how can we I think I got the question. So would you hand over the mic? Ashish, Sonu Srivastava from PTA. एक मिनट, चांगला था नंतर पुढे. Sonu Srivastava. ले लो इधर. और बात में हेमल जी. Sir, BJP has been. Sir, this is Sonu Srivastava from SCNS. Sir, I have a question. BJP has been mentioning about UCC, Uniform Civil Code. So, are we expecting to be implemented in this term? हेमल जी, please. हेमल Asal from Midday. मैं दीपक चांदर हूँ, हिंदुस्तान बेस्ट समाचार से। सर, हमने सिंधी समाज में 4 सीटों की डिमांड की थी, एक ही सीट दिया है। सर ये यहाँ पर नहीं, प्लीज पीछे हेमल जी को दीजिए. हेमल मागे. So you touched upon terrorism. I just wanted to ask you something about Kashmir. We had an attack recently. So if you could throw some light on that. Last, मॅडम तुम्ही बोला. सर नमस्कार, मी शीतल करदेकर, मैं द ग्लोबल टाइम्स से बोल रही हूँ. आपका स्वागत है महाराष्ट्र में जहाँ प्यार मिलता है, मगर पिछले 2 सालों से बहुत कुछ हो रहा है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है. उसका चेहरा मोहरा बदलने के काम क्या हो रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो अभी तक थम नहीं रही, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, तो उसके लिए भारत सरकार क्या कर रहा है? धन्यवाद. No more questions. We'll address later. So the first question, comment, whatever you call it. Look, I think what was a fairly common sense proposition that investors make decisions about industries based on the merits of how they see that particular investment. And when they see a state government aligned with the central government, they have a higher degree of confidence in that regard. Now, if you are asking me, is development in Maharashtra complete? Is it perfect? Has everything gone well? Are there no flaws? Are there no shortcomings? Obviously, the answer is no, and you know that. But if you are now asking me, saying that there are industrial, there are shortcomings in development, and you cite someone who has a record and a reputation of opposing the manufacturing and industrialization of this country, what can I say?
I think you should just reflect on your own question and ask yourself. Now, the second question, जो सवाल था, I honestly cannot answer it. I mean, this is a big issue. It is an issue which obviously the national leadership जो है, they are looking at it. The third issue, the Kashmir question was, look, again, we have been very clear that there is cross-border terrorism. Okay. But we have also felt that the way to deal with cross-border terrorism, there are many ways. One is to impose a cost. But one is also to integrate Kashmir very deeply with India, which is not the case. But the integration of Kashmir was opposed for political reasons. Today, when you have an election, a free and fair election, where more than 60% of people have voted, I think it's a very big statement. It is a very big statement about democracy of this country, about the response of the people of Kashmir. Though who wins that election is a secondary point. When I looked at those numbers, for me it was India won that day. India won that day because that many people put their faith in the fact that Article 370 was removed and the hold of, that kind of separatist politics was broken. Now, we know that there is continuing support for cross-border terrorism. When I went to Pakistan, one of the reasons I said I'm going for ACO and only for ACO is I wanted to make the point that, look, don't think that I'm putting the terrorism issue on the side. Now, I know there are other political parties which have a different view. And when they were in government, practiced a different policy. But their policy when this city was attacked was to do nothing. That is not our policy. And I think that is the difference, and it is for people to judge us accordingly and for people in Mumbai to judge us also. जो आखिरी जो आपका सवाल जो था, तो देखिए मैं कहूँगा अगर आज भारत की छवि बनी, the answer is in the reaction of the world. क्योंकि हम लोग हमारी बहस होती रहेगी, it is natural, we are a democratic country, we have a view on something, I have a view on something. But I can tell you, मैं विदेश मंत्री हूँ, तो मैं आपको कह सकता हूँ दुनिया हमें कैसे देखती है. जब दुनिया के लीडर, दुनिया की बिजनेस, अगर आज जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको वो सूचना दी कि जर्मनी के चांसलर आए और उनके इस पूरे दशक में जो हर साल जो वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका निर्णय था कि वो भारत में करें. और उसका कारण था, उन्होंने पब्लिकली कहा कि मैं चाहता हूं कि जर्मन कंपनीज भारत में आए. तो जब इन्वेस्टर इस संख्या से आते हैं, जब हमारी बात जो है, चर्चा जो है इन्वेस्टमेंट पर होती है, वही एक किस्म से वो इससे क्लियर मैसेज, इससे ज्यादा क्लियर मैसेज आपको क्या मिल सकता है कि today we are the place where the world is interested in engaging, in investing, दुनिया जो है अपनी फैक्ट्रीज भी लगा रही हैं, they are making global capability centers. So I think it is something we should be proud of and we should take forward. Now, yes, जो आपने मणिपुर के बारे में कहा, तो there have been problems in Manipur. There are many complex reasons. Some of them are historical reasons. Some of them are reasons which has to do with what is happening also on the border. So, everybody accepts there is a problem. But in the name of Manipur, I don't think it is right to damage the image of India. Or to say, the rest of the world should have a problem with India because something went wrong in Manipur. That is a political agenda. And I would say in a way it is an anti-national agenda. So, let us keep things in perspective. There are problems. We are not a perfect country. Democracies are never perfect. And developing countries have to develop. That is why we are called developing. There will be issues. But we have to have every few years, what are democracy and elections about? Every few years, people of the state or people of the country look at everything and say, okay, these are ये हमारे विकल्प हैं. What is the best choice I can make? And I think that is what sustains us.
So once again, I'm really very happy to talk to all of you. Very happy Deepavali from my side. And I look forward to seeing you on my next visit. धन्यवाद.